नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी खड़गे की रणनीति से परेशान बीजेपी की, पीएम मोदी पर गहलोत के पलटवार की। बात करेंगे कर्नाटक में बीजेपी को लग रहे झटकों की, जानेंगे क्यों मध्य प्रदेश में बीजेपी को लग रहा है डर। साथ ही बात करेंगे बिहार में बीजेपी को लगे बड़े झटके की, अमित शाह के बयान पर उठे सवाल की। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे उज्बेकिस्तान से चुनाव आयोग को मिले आमंत्रण की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार ने आज जेपी नड्डा से की मुलाकात, टिकट नहीं मिलने से हैं नाराज। सचिन पायलट के अनशन से कांग्रेस हाईकमान नाराज, राज्य कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, पायलट पर हो सकती है कार्रवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया को नहीं दी जमानत, अब 18 अप्रैल को होगी सुनवाई। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 235 अंकों की उछाल के साथ 60,393 पर हुआ बंद, निफ्टी 90 अंकों की तेजी के साथ 17,812 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। विपक्षी एकता की एक तस्वीर ने 2024 को लेकर बीजेपी की रणनीति को पूरी तरह फेल कर दिया है। बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत में इस तस्वीर ने विपक्ष में एक नई जान फूंक दी है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने का बीड़ा उठाया है। तो कैसे खड़गे की रणनीति से 2024 में ढेर होगी बीजेपी, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 की जंग इस बार कई मायनों में काफी खास होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने आज बीजेपी के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज दिल्ली में राहुल गांधी से मिले। ये मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में उनके घर पर हुई। मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात की, जहां इन नेताओं ने विपक्ष को एकजुट करने का आह्वान किया। खड़गे ने कहा, हमने एक ऐतिहासिक मीटिंग की, हमने बहुत सी बातों पर चर्चा की, हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि सभी पार्टियों को एकजुट करना है और आगे के चुनाव में एकजुट होकर लड़ना है, ये हमारा निर्णय हुआ है। खड़गे और राहुल के साथ हुई इस मुलाकात पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी विपक्षी एकता पर बात हुई है, ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश है, हमारी सकारात्मक बातचीत हुई है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश जी की पहल बहुत अच्छी है, सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर आना चाहिए, देश पर आक्रमण के खिलाफ लड़ेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कांग्रेस बिहार अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह भी मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई इस बैठक को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए पहला कदम माना जा रहा है। खड़गे ने एम.के. स्टालिन, नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे सहित विभिन्न समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के नेताओं को एक और बैठक के लिए बुलाया है, जिसमें खड़गे के नेतृत्व में आम एजेंडे को औपचारिक रूप देने के लिए अगले महीने दिल्ली में विपक्ष की बैठक होगी। खड़गे, नीतीश और राहुल गांधी के इस ऐलान ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। नींद तो आज सीएम गहलोत ने भी पीएम मोदी की उड़ा दी है। राजस्थान को आज पहली वंदे भारत ट्रेन मिली। इस दौरान पीएम ने 17 मिनट का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने इशारों ही इशारों में राजस्थान कांग्रेस में चल रही गहलोत पायलट की तनातनी का जिक्र कर डाला। अब इसको लेकर सीएम गहलोत ने भी पीएम पर पलटवार किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कार्यक्रम में शामिल सीएम अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के दोनों हाथों में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं। जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं हो पाया। आपका मुझ पर इतना भरोसा है कि आज वे काम भी आपने मेरे सामने रखे हैं। आपका ये विश्वास मेरी मित्रता की अच्छी ताकत है और एक मित्र की खातिर आप जो भरोसा रखते हैं, मैं उसके लिए आपका आभार जताता हूं। अब पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान पर सीएम अशोक गहलोत ने चिट्ठी लिखकर उन्हें घेर लिया है। गहलोत ने लिखा, मुझे दुख है कि आपने मेरी मौजूदगी में 2014 से पहले के रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, सरदार स्वर्ण सिंह, नीतीश कुमार, राम नायक, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सभी के कार्यकाल के फैसलों को भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बोलना दुर्भाग्यपूर्ण है। रेलवे का महत्व कम करने का प्रयास तो आपने अपने कार्यकाल में अलग रेलवे बजट को समाप्त कर दिया है।
आज अगर आधुनिक रेल चल पा रही है क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वित्त मंत्री के रूप में 1991 में आर्थिक उदारीकरण किया और नई तकनीक को भारत में विकसित होने का अवसर दिया। पूरी दुनिया में समय के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, जिससे भारत में भी नई तकनीक आई है और रेलवे में सुधार हुआ है। ये कहना उचित नहीं कि रेलवे में विकास कार्य 2014 के बाद ही हुए हैं। गहलोत के इस पलटवार से पीएम नरेंद्र मोदी के दावों की फिर से पोल खुल गई है। गहलोत के इस वार से पीएम मोदी के दावों की हवा निकल गई है। कर्नाटक में भी बीजेपी की हवा निकली हुई है। कर्नाटक विधानसभा चुनावों को लेकर मंगलवार को जैसे ही बीजेपी ने 189 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, वैसे ही बीजेपी में भगदड़ मच गई। जिन विधायकों और मंत्रियों के टिकट काटे गए हैं, उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। वहीं कई बीजेपी नेताओं ने इस्तीफा तक दे डाला है। तो कैसे कर्नाटक में बीजेपी पर गहराया संकट, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य बीजेपी में भगदड़ मच गई है। टिकट को लेकर कर्नाटक बीजेपी में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने अथानी निर्वाचन क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने के बाद विधान परिषद सदस्य और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा, मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं भीख का कटोरा लेकर घूमने वालों में से नहीं हूँ। मैं एक स्वाभिमानी राजनेता हूँ। मैं किसी के बहकावे में आकर काम नहीं कर रहा हूँ। चुनाव से पहले एक तरफ जहाँ बीजेपी को उसके नेता छोड़कर जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिन मौजूदा विधायकों को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, उन्होंने सड़क पर उतरकर हंगामा शुरू कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मंगलवार को 189 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इस सूची में कई मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं मिला है। पार्टी ने बेलगावी उत्तर से बीजेपी विधायक अनिल बेनाके को टिकट नहीं दिया। जैसे ही खबर विधायक के समर्थकों को लगी, वो सड़क पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एक अन्य बीजेपी विधायक महादेवप्पा के समर्थकों ने भी बीती रात बेलगावी के रामदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र से उन्हें टिकट नहीं दिए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए चिक्का रेवन्ना को भी टिकट नहीं मिला है। इस बात से विधायक महादेवप्पा के समर्थक बेहद नाराज हैं। तो वहीं येदियुरप्पा के करीबी माने जाने वाले जगदीश शेट्टार, जो हुबली धारवाड़ से सेंट्रल सीट से बीजेपी के विधायक हैं, उन्हें भी बीजेपी आलाकमान ने चुनाव लड़ने से रोक दिया है, जबकि वो चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। बीजेपी ने इस बार 52 नए लोगों पर दांव लगाया है, जिसमें 9 डॉक्टर, 5 वकील और 1 IAS IPS अधिकारी भी शामिल है। अब बीजेपी में बगावत तेज हो गई है और इस बगावत से बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि कर्नाटक राज्य विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 13 अप्रैल से शुरू होगी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को मतगणना होगी। बीजेपी में मची इस भगदड़ का सीधा असर चुनावों पर होने वाला है। भगदड़ तो मध्य प्रदेश बीजेपी में भी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले बीजेपी में बगावत के हालात नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह तो लगातार दावा कर रहे हैं कि चुनावों के करीब बीजेपी में बड़ी बगावत होगी और इसके संकेत भी अभी से मिलने लगे हैं, जब बीजेपी विधायक ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। तो क्यों अपने ही विधायकों से मुश्किल में दिख रही है बीजेपी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर हुई बगावत के बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले अब बीजेपी में बड़ी बगावत के संकेत मिलने लगे हैं और इस बगावत की शुरुआत भी हो गई है। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने पार्टी की गाइडलाइन को साइडलाइन कर दिया है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र मैहर में अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। त्रिपाठी ने कहा कि उनकी संभावित पार्टी का नाम विंध्य जनता पार्टी होगा और विंध्य की सभी 30 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही त्रिपाठी ने अलग विंध्य प्रदेश की मांग भी उठा दी है। नारायण त्रिपाठी के ऐलान से बीजेपी में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि 2018 में विंध्य की 30 में से 26 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी और ये तय माना जा रहा है कि त्रिपाठी की नई पार्टी बीजेपी के ही वोट काटेगी। इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान जताया जा रहा है और विंध्या में अगर बीजेपी को बड़ा नुकसान होता है तो उसके लिए आगे की राह और भी मुश्किल हो जाएगी। इस बीच बीजेपी भी त्रिपाठी को मनाने में जुट गई है। पार्टी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि नारायण त्रिपाठी हमारे अभिन्न मित्र हैं, उनसे अभी मुलाकात नहीं हो पाई है, हम उनसे बात करेंगे। साफ है, पार्टी विधायक की बगावत से बीजेपी में बेचैनी दिखाई देने लगी है और ये सवाल भी उठने लगे हैं कि बगावत करने वाला अगला नाम किसका होगा। चुनावों से पहले बीजेपी के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। अच्छे संकेत तो बिहार से भी बीजेपी के लिए नहीं आ रहे हैं। जहां एक तरफ दिल्ली में विपक्ष का जमघट लगा है, तो वहीं जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज दिल्ली से पटना पहुंचे, जहां उन्होंने 2024 में उनकी पार्टी किससे गठबंधन करेगी या नहीं करेगी, इस सवाल का जवाब दिया। तो क्या कहा चिराग पासवान ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
लोकसभा चुनाव में साल भर से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में गठबंधन बनने और बिगाड़ने का खेल चल रहा है। सभी दलों की नज़र छोटी पार्टियों पर है, क्योंकि ये पार्टियां अपने राज्य में किसी का भी खेल बना और बिगाड़ सकती हैं। इस समय बिहार पर सभी की नज़रें हैं। बिहार में एक और जहां 7 पार्टियों का महागठबंधन है, जिसमें कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी और वाम दल है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके मुकाबले में बीजेपी अकेली पड़ती दिखाई दे रही है। पार्टी को किसी भी मजबूत पार्टी का साथ नहीं मिलता दिखाई दे रहा। एलजेपीआर से बीजेपी को उम्मीद थी, लेकिन अब चिराग पासवान ने बीजेपी को झटका दिया है। रविवार को चिराग पासवान आरजेडी की इफ्तार पार्टी में पहुंचे, जहां वो तेजस्वी के साथ गर्मजोशी से मिले थे। अब उन्होंने कहा, शुरू से हमारा स्टैंड क्लियर रहा है कि गठबंधन चुनाव के बाद किया जाएगा। जब चुनाव नजदीक आएंगे तब ये तय किया जाएगा कि एलजेपीआर किसके साथ गठबंधन करेगी। अभी हम किसी के साथ नहीं हैं। अभी तक चिराग पासवान खुद को एनडीए का हिस्सा बताते रहे हैं। इसके साथ ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम और खुद को हनुमान कहकर संबोधित करते थे। ऐसे में उनका ये बयान किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। चिराग ने कहा कि इस वक्त हमारी प्राथमिकता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए जनता के बीच जाना है। उन्होंने कहा कि इसी प्राथमिकता पर पार्टी का ध्यान केंद्रित है, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो बीजेपी को झटका दे सकते हैं। तो चिराग पासवान ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। तो इधर बीजेपी नेता ने अमित शाह के पद को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां अमित शाह के पद को लेकर एक नेता ने सवाल उठाए हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के अरुणाचल प्रदेश के दौरे से दिल्ली लौट आए हैं। शाह ने इस दौरान भारत चीन बॉर्डर के करीब बने गांव की बूथों का दौरा किया और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की। इस दौरान शाह ने ऐसा बयान दिया जिस पर उनकी पार्टी के दिग्गज नेता ही सवाल उठा रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेता के निशाने पर हैं। शाह के गृह मंत्री पद को लेकर ही अब सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के देश की सुरक्षा को लेकर दिए गए बयान को गलत बताया। स्वामी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि भारतीय सीमाएं सुरक्षित हैं, उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये सरासर झूठ है या उनकी हिमालयी अज्ञानता है। वह किसी भी तरह से गृह मंत्री बनने के लायक नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने आगे कहा कि बेहतर होगा कि अमित शाह बम्बिनों की अवैध दोहरी नागरिकता पर काम करें। दरअसल अमित शाह 2 दिन 10 और 11 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बयान दिया था कि देश की 1 इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। शाह ने कहा था कि वो जमाने चले गए जब कोई भी भारत की भूमि पर अतिक्रमण कर सकता था। आज देश की 1 इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। शाह ने दावा किया था कि पिछले 8 साल में सेना बेहद मजबूत हुई है, जिस कारण से कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर नहीं देख सकता। स्वामी ने शाह के इसी बयान को लेकर उन पर निशाना साधते हुए उन्हें गृह मंत्री के रूप में अयोग्य बताया है। और बुलेटिन के आखिर में बात जनमत संग्रह की। भारत में ईवीएम को लेकर भले ही विपक्षी दल सवाल खड़े करते हों, लेकिन चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं है और चुनाव आयोग के काम की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और अब उज्बेकिस्तान ने ईसीआई को अपने देश में होने वाले ऐतिहासिक जनमत संग्रह को देखने के लिए आमंत्रित किया है। उज्बेकिस्तान ने अपने संविधान में बड़े बदलाव किए हैं और अब इन बदलावों पर जनता की मोहर लगनी है। इसके लिए 30 अप्रैल को पूरे देश में जनमत संग्रह कराया जा रहा है और जनमत संग्रह की देखरेख के लिए भारत के चुनाव आयोग को न्योता दिया गया है। भारत में उज्बेकिस्तान के राजदूत दिलशोद अखातोव ने कहा कि देश पिछले कुछ सालों में ऐतिहासिक बदलाव से गुजर रहा है। भारत सहित 190 देशों के संविधान और विभिन्न कानूनों नियमों का अध्ययन करने के बाद मसौदा संविधान तैयार किया गया है। राजदूत ने कहा कि जनमत संग्रह उज्बेकिस्तान के वर्तमान संविधान में 2/3 बदलाव के लिए कराया जा रहा है। इस ऐतिहासिक जनमत संग्रह को देखने के लिए हमने भारत के निर्वाचन आयोग को आमंत्रित किया है। उज्बेकिस्तान की आबादी मात्र 3.5 करोड़ है, जबकि ईसीआई का रिकॉर्ड 140 करोड़ की आबादी वाले देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाला रहा है। अखातोव ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रिश्ते पिछले कुछ सालों से प्रगति की ओर हैं। दोनों देशों ने कारोबार, निवेश, ऊर्जा, लोगों से लोगों के बीच आदान प्रदान सहित कई क्षेत्रों में संबंधों को विस्तार देने में रुचि दिखाई है। इसी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए हमने ईसीआई को जनमत संग्रह के लिए न्योता दिया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।